सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। ईद गुजर गई, कल से पहला वर्किंग डे है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? कोरोना पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से भेजना या रोकना सबसे बड़ा मसला है। बेरोज़गारी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। आखिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है क्या? करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। FBR को ठीक करना पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है? इमरान खान साहब ने चंद रोज़ पहले एक खिताब फरमाया, उस पर उन्होंने कहा कि मैं शौकत तरीन साहब को आखिर क्यों लेकर आया हूँ, उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर आखिर क्यों बनाया है। इमरान खान साहब ने एक बार नहीं, पिछले एक हफ्ते के अंदर 2-3 मरतबा कहा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई है और शौकत तरीन साहब इस महंगाई को नीचे लेकर आएंगे और पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिक सूरत हाल ठीक करेंगे, रोज़गार के मौक़े बढ़ाएंगे। इमरान खान साहब ने क्या कहा आपको सुनवाता हूँ। फिर मेरे पास जो मेहमान हैं वो FBR के, जिस तरह कहना चाहिए ना कि दाई, उन्होंने बहुत कम वक्त के अंदर FBR को हर तरफ से खंगाला है, उनसे मैं बात करूंगा। शब्बर जैदी भाई हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने 11 मई को क्या फरमाया, ज़रा सुने। इमरान खान साहब क्यों लेकर आए, उन्होंने उसकी साइंस बताई। अब शौकत तरीन साहब ने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कही, उसके अंदर जो 2-3 मोटे लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए, उन्होंने FBR को कहा कि हिरासमेंट फैलाने वाला इदारा है। FBR वो इदारा है जो पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन करता है। लोग उसकी तरफ क्यों नहीं जाते वो भी उन्होंने बताया, इसलिए नहीं जाते कि हिरासमेंट करता है, इसलिए टैक्स नेट जो है वो नहीं बनता पाकिस्तान में। उसको ठीक करने के लिए भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही। क्या मोटी बातें शौकत तरीन साहब ने कही, ज़रा सुनिए। शौकत तरीन साहब ने अपना लाइन ऑफ एक्शन बहुत क्लियर, बहुत एग्रेसिव, ये क्रिटिसाइज़ नहीं करना पिछली हुकूमतों को, मुस्लिम लीग को, पीपल्स पार्टी को, लाइन ऑफ एक्शन अपना ठीक करना है। मेरा ख्याल ये है कि FBR के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी। इस वक्त FBR को ज़रूरत क्या है? पाकिस्तान का ऐसा इदारा जिसमें जब शब्बर जैदी साहब गए, एज ए चेयरमैन गए, तो ऐसा लगता था कि चीज़ें जल्दी ठीक होने लगेंगी। फिर अचानक से शब्बर भाई उस सिस्टम से बाहर आ गए, लेकिन उन्हें चीज़ें सारी पता हैं। अब चैलेंजेस क्या हैं, अब गेम जो है वो शौकत तरीन साहब के पास है। अस्सलाम वालेकुम शब्बर जैदी साहब। वालेकुम सलाम। सर, सारा पाकिस्तान सोच रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। इमरान खान साहब ने कहा भाई महंगाई है और मैं शौकत तरीन साहब को लाया हूँ, महंगाई कम होगी और पाकिस्तान के अंदर जो मईशत के मामला हैं उसको तेज़ चला जाएगा। उन्होंने बहुत सारे ऐलानात भी किए। मैं सिर्फ एक चीज़ जिसके आप, वैसे तो आप सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह बात करते हैं, लिखते भी हैं, बहुत ज़बरदस्त तरह समझाते भी हैं, लेकिन FBR के अंदर जो बात हिरासमेंट की शौकत तरीन साहब ने कही, ये हिरासमेंट की हैंडलिंग हो जाएगी जो हुकूमत के पास बाकी थोड़ा सा टाइम है? देखिए, मैंने कल भी एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि मैं इस मामले में शौकत तरीन साहब से तकरीबन 80% डिसएग्री करता हूँ। 80% डिसएग्री करता हूँ? अच्छा, हाँ, कुछ 20% तो मैं एग्री कर सकता हूँ कुछ जगह पर। अब मैं आपको मिसाल से वाज़ेह करता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी कि हैरेसमेंट है या ये गुंडागर्दी और चोरी है। देखिए, जब मैं FBR चेयरमैन था, मैंने एक इंफॉर्मेशन रिलीज की थी, इसमें मैंने बताया था कि लियाकताबाद कराची का जो मार्केट है, जो कि लोअर मिडिल क्लास का मार्केट है, उसका टैक्स कलेक्शन जो है वो लाहौर के और इस्लामाबाद के तमाम मार्केटों से ज़्यादा है। लियाकताबाद मार्केट का, लाहौर लियाकत मार्केट जो है वो ज़्यादा दे रही है और लाहौर उससे ज़्यादा जो है वो टैक्स दे रही है। आपने ये बिल्कुल डेटा शेयर किया था। और लाहौर की तमाम मार्केटें मिला के, जी अच्छा, लाहौर की और इस्लामाबाद की तमाम मार्केटें मिला के जो टैक्स देती हैं, हाँ, वो लियाकताबाद की मार्केट के टैक्स से कम है। मेरा सवाल ये है शौकत तरीन साहब को कि क्या कोई हरेसमेंट करता है कि वो आदमी, क्या लियाकताबाद में हरेसमेंट नहीं है और लाहौर इस्लामाबाद में हरेसमेंट है? जी, बहुत बड़ा सवाल है। मेरा ख्याल है ये बिल्कुल एक, देखिए पहली बात तो मैं फैसल आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ 6.5 महीने FBR में रहा हूँ। मेरे लिए FBR चेयरमैन बनना कोई बाइज्जत बात नहीं थी, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आइंदा भी मुझे आप एज ए चेयरमैन FBR इंट्रोड्यूस नहीं कराया करें। मैंने 40 साल एक
चार्टर्ड अकाउंटेंसी फॉर्म में गुजारे हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान का प्रेसिडेंट रहा हूँ, स्टेट बैंक का डायरेक्टर रहा हूँ, स्टॉक एक्सचेंज डायरेक्टर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। 4 महीने में वहाँ एक झक मारी है, तो उसको मुझे आप प्लीज उस पर मुझे नहीं ज्यादा इसमें इंट्रोड्यूस कराया करें। मुझे उससे कोई इज्जत हासिल, मुझे उससे इज्जत हासिल नहीं होती कोई उससे। दुरुस्त। वो कोई बाइज्जत कोई चीज नहीं है। इमरान खान की मुझसे बहुत पुरानी दोस्ती है, मेरा बहुत पुराना लिहाज है उनको। उन्होंने मुझे कहा, इसलिए मैं चला गया। मगर जब मैंने वहाँ हालात देखे और मैं समझता था कि ब्यूरोक्रेसी और बिजनेसमैन और पाकिस्तान के आड़ती माफिया और पाकिस्तान का बैंकर्स माफिया और पाकिस्तान के अशराफिया माफिया मुझे ज़िंदगी नहीं गुजारने दे रहे आराम से, तो मैं घर आ गया। ये मैं आपको किसी वक्त अलग से प्रोग्राम में समझाऊंगा। ठीक है। कमिंग बैक टू द हरेसमेंट, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएं, अभी आप लोगों का मसला ये है कि आपकी थोड़ी सी रिसर्च इसमें कमज़ोर है जी। आप मुझे बताइए कि क्या लिबर्टी मार्केट में कोई ऐसा आदमी है जिसके पास एनटीएन नहीं है? इसका मतलब है वो टैक्स के नेट में आता है। पहली बात तो ये लफ्ज नेट ही गलत है। नेट का मतलब होता है जाल, टैक्स जाल नहीं होता, टैक्स का सिस्टम होता है। ये लफ्ज नेट जो है निकाल दें। तो हमारी अंग्रेजी भी कमजोर है, उर्दू भी कमजोर है। पंजाबी में सोचते हैं, फिर उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, फिर अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इस तरह अच्छा, ये कौमी मसला है हमारा। वैसे कौमी मसला है कि कभी गुजराती में सोचते हैं, फिर सिंधी में सोचते हैं, फिर से ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में करने के बाद फिर अंग्रेजी में बोलते हैं। टैक्स नेट इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड। ये टैक्स सिस्टम है, नेट होता है ना, नेट कहते हैं आप जाल को। कोई बंदा टैक्स के जाल में नहीं आता, टैक्स सिस्टम में आता है। तो ये चीजें, तो ये हैरेसमेंट की बात गलत है। ये सिर्फ बदमाशी है, ये गुंडागर्दी है, ये बेईमानी है, ये धोखाधड़ी है, कि पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाने की। शब्बर भाई तो इस वक्त चैलेंज किया है, ये किस तरह ठीक कर सकते हैं? किस तरह ठीक करें? चैलेंज ये है कि अगर इमरान खान में और शौकत अजीज में हिम्मत है जी, अगर हिम्मत है तो ये ऐलान करें कि कल से कोई मार्केट नहीं खुलेगी। कल से कोई मार्केट नहीं खुलेगी और सिर्फ वो मार्केट खुलेगी जो अपने आप को रजिस्टर कराएगी सेल टैक्स में और इनकम टैक्स में। अच्छा, अगर ये 2 दिन बाद ये मसला हल नहीं हो जाए तो मेरा जिम्मा है। सेल टैक्स दिए बगैर, रजिस्टर्ड कराए बगैर कोई मार्केट नहीं खुलेगी पूरे पाकिस्तान के अंदर। शौकत तरीन और इमरान खान ये कहते तो मसला हल हो जाएगा। आप समझते कि रजिस्टर्ड करवाना शुरू कर देंगे? नहीं हो तो बताएं। देखिए मैं तो इसको टेस्ट करके आया हूँ ना। मैंने CNIC इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, याद है आपको? जी हाँ, किया था। वो तो परचेजर पे था ना। उसकी रेजिस्टेंस दुकानदार क्यों कर रहा था? तो आप लोगों को असल में बात समझ पूरी तरह नहीं आती है। आपकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ हमारे मीडिया की। वो चीजों को डाइग्रेस करके सियासी माशी मसाइल को सियासी मसाइल में ले जाते हैं। इसीलिए मैंने FBR छोड़ दिया है कि मैं अब सियासी मसाइल में फंसना नहीं चाहता। मैं माशी मसाइल को आराम से और सुकून से लोगों को समझाना चाहता हूँ और उस पर काम करना चाहता हूँ, ना कि मैं वहाँ पोस्ट बैठ के और अपने आप को जवाब देता रहूँ कि 100 मिलियन बढ़ गए और 100 मिलियन घट गए। चले बिल्कुल सही बात है शब्बर भाई। असल में थोड़ा सूखा सब्जेक्ट है, लोग मईशत से ज़्यादा एंजॉय करते हैं। 2 सियासतदानों को लड़ाकर एंजॉय करते हैं कि वो क्या कह रहा है या कह रहा है। आजकल चल रहा है शहबाज शरीफ साहब जाएंगे नहीं जाएंगे। हमारे मुल्क में टेलीविजन के ऊपर यही गेम होता है। असल मामला मईशत को फोकस करके चीज़ों को आगे ले जाने का है। मैं सवाल एक आपसे करना चाहता हूँ शब्बर भाई। अगर सवाल आपसे करूँ, मैं एक जवाब दूँ आपको? जी जरूर, प्लीज। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि शायद पूरी शरीफ फैमिली का टैक्स जो हो ना, वो मेरे जाती टैक्स से कम होगा। अच्छा, पूरी शरीफ फैमिली का टैक्स आप इनफरादी तौर पर जो टैक्स देते हैं उससे शरीफ फैमिली का टैक्स कम होगा? तो उनके पास है नहीं ना, आपके पास ज्यादा माल है ना। इसका मतलब तो ये हुआ हमारे FBR के मुताबिक कि आप ज्यादा पैसे वाले हैं। शरीफ फैमिली के पास उतने पैसे नहीं है। उनकी स्टील मिल्स, उनके घर, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके बिजनेस और शुगर मिल्स इतनी ज्यादा कीमती नहीं है जितना। अब आपको बताना पड़ेगा कि आप आखिर काम कौन सा करते हैं शब्बर भाई। मैं बता रहा हूँ, मेरी फर्म थी ये फर्गूसन एंड कंपनी। जी हाँ। उस 2018 में जब मैं सीनियर पार्टनर था, हम कोई सरिया नहीं बेचते, हम कोई अंडे मुर्गी नहीं बेचते, हम कोई सीमेंट नहीं बेचते। उस सर्विस इंडस्ट्री में हमने 30 करोड़ रुपए टैक्स दिया था। माशाल्लाह, 30 करोड़ रुपए। केसेस आपके पास आते हैं, उसकी फीस के पैसे? जी, फीस। और उसमें एक पैसा भी अगर कोई बंदा साबित कर दे किसी से रिश्वत ली हो या रिश्वत दी हो तो मैं अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस। यानी कि आप कह रहे हैं सारा हलाल का अमाउंट है। अच्छा, मेरा सवाल एक छोटा सा है, पाकिस्तानी समझना चाहते हैं।
अब मैं आपको उस रेफरेंस से मुखातिब नहीं कर रहा हूँ FBR के साबिक चेयरमैन के, मैं आपको एक मईशतदान, एक इदारे को चलाने वाले और फर्गूसन कंपनी के सरबराह, साबिक सरबराह की हैसियत से बात कर रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ आपके सामने कि शौकत तरीन साहब को अब जो 2.5 साल हुकूमत के बचे हैं, कौन से इंतहाई अहम स्टेप्स लेने चाहिए? शौकत तरीन साहब को ये फैसला करना है कि हमें स्टेटस क्यों पे चलना है, या जिस तब्दीली की बात इमरान खान करते थे वो हमें करनी है। मेरा अपना ख्याल है कि ये सारी बात हिम्मत की है, और ये सारी बात एक, जिसे कहते हैं ना, एक दफ़ा टिपिंग पॉइंट आएगा, एक दफ़ा आप एक बड़ा एक्शन ले लें, कौम खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। हम इतना डरते हैं कि शेर आएगा, शेर आएगा, शेर आएगा। एक दफ़ा आप बाजार बंद करके रजिस्टर कराएं लोगों को और कैश इकोनॉमी को ख़त्म करें, ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा। इसी का ताल्लुक रोजगार से है, इसी का ताल्लुक सर्कुलर डेट से है, ये सब चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। ये एक अशराफिया का माहौल है जो कि अयाशी कर रहा है, और जो आप जैसे लोगों को भी कंफ्यूज करके असली मसले से हटाकर और ये मुख्तलिफ चीज़ों पे डाल देता है, जिससे ये सारी कंफ्यूजन पैदा होती है। पाकिस्तान के अंदर माशी तौर पर बुनियादी मसला कोई भी नहीं है। आम आदमी को सिर्फ ये ताल्लुक है कि आम आदमी पाकिस्तान के माशी मसाइल का ना हिस्सेदार है, ना उसका बनाने वाला है, सिर्फ उसमें सफर करता है। जो अशराफिया है वो इसको सब कुछ चलाती है, और वो उन्हीं का खेल है, और हम उसी के आसपास गोल गोल घूमते रहते हैं। जी बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मामला ये है कि मईशत को, इकनॉमिक सूरत हाल को क्या नेशनली उस तरह से तवज्जो दी जाती है सियासी जमातों के अंदर? शब्बर भाई ने बहुत अहम पॉइंट्स उठाए, देखते हैं शौकत तरीन साहब ये करते हैं या क्या फैसले करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैजुल्लाह कामोकी साहब, ये चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस रेवेन्यू के। और अस्सलाम वालेकुम फैजुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम फैजुल्लाह साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे होंगे शब्बर जैदी साहब की। मैंने शौकत तरीन साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई मैंने वो भी सुनवाई, और जो इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान में अब सबसे बड़ा मसला महंगाई है और तरीन साहब उसको हैंडल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि हुकूमत की जो 2.5 साल गुजरे हैं और बाकी 2.5 साल हैं, पहले 2.5 साल की स्पीड, फोकस, टारगेट्स, और अब जो 2.5 साल बचे हैं उसका फोकस और टारगेट्स वो क्या हैं, उसमें क्या तब्दीली है पिछले 2.5 साल में और आने वाले 2.5 साल में पॉलिसी में क्या तब्दीली आपको नजर आ रही है? देखिए, जो पहले 2.5 साल का पीरियड था ये स्टेबलाइजेशन का पीरियड था। इसमें जिस हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये गवर्नमेंट मिली और इकॉनमी की जो सिचुएशन थी वो तमाम लोगों को पता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हाल थी, कौमी ख़जाना खाली था, आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स थे वो बिल्कुल कह लें कि ज़ीरो पे थे, और आपका जो डेट्स थे वो बिल्कुल सर पे चढ़े हुए थे, और बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि तकरीबन बैंक करप्ट इकॉनमी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली। तो सबसे पहले तो ये जो कुछ भी पिछले 2.5 साल में हुआ वो पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबलाइज़ करने की कोशिश की गई, और कोशिश की गई कि किसी तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, इंपोर्ट्स कम हो जाएं, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं, अपने ख़र्चों को कर्टेल किया जाए, ख़र्चे कम किए जाएं, और जो है वो अब पाकिस्तान की इकॉनमी की बेहतरी के लिए जो भी स्टेप्स हो सकते थे वो लिए गए। तो अब अगले 2.5 साल में जैसे कि शौकत तरीन साहब बात कर रहे थे तो बिल्कुल, और खान साहब वज़ीर आज़म साहब की भी आपने बात सुनवाई, तो इस वक्त ये जो पिछले 2-2.5 साल गवर्नमेंट रही है उसका जो इम्पेक्ट रहा वो इम्पेक्ट ये रहा कि उससे महंगाई में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इससे बिल्कुल इनकार नहीं है, ना खान साहब ने इनकार किया है ना मैं इनकार करता हूँ। ठीक है, हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। लोगों को जॉब्स जिस तरह से मिलनी चाहिए थी, हाँ जी, जॉब्स जिस तरह से मिलनी चाहिए थी वो जॉब्स नहीं मिल पाई।
और जो ग्रोथ होनी चाहिए थी पाकिस्तान की इकॉनमी में वो ग्रोथ भी नहीं हो पाई, चूँकि स्टेबलाइजेशन के पीरियड में आपको बहुत सारी चीज़ें कर्टेल करनी पड़ती हैं, रोकनी पड़ती हैं, तो इस वजह से ग्रोथ भी पाकिस्तान में की इकॉनमी की उस तरह से नहीं हो पाई। और इसमें एक बड़ी वजह जो है वो पिछले 2 साल जो हैं, ये साल और इससे पिछला साल, कोविड की वजह से पूरी दुनिया की इकॉनमीज़ ने सफ़र किया है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी ने भी बिल्कुल उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है, और पाकिस्तान में ग्रोथ ना होने की वजह या पाकिस्तान की इकॉनमी की ज़्यादा बेहतरी ना होने की वजह में कोविड का भी एक किरदार है। लेकिन पाकिस्तान तो बेनिफिशियरीज कंट्रीज के अंदर शामिल है, जिससे पाकिस्तान ने, इमरान खान बार बार कहते हैं कि उनकी पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ। $2.5 बिलियन पाकिस्तान ने खाली दिसंबर 2020 के अंदर एक्सपोर्ट की। मार्च के अंदर $3 बिलियन से ज़्यादा की एक्सपोर्ट की। पाकिस्तान ने 2-3 बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक पैकेज दे दिया, बहुत सारा पैसा आ गया। गवर्नर स्टेट बैंक ने 2-3 पॉलिसीज़ का ऐलान किया। रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू पाकिस्तान में बहुत पैसा आ गया। कोविड के अंदर दुनिया के ममालिक के अंदर मसाइल हुए हैं, पाकिस्तान के तो रेवेन्यूज़, इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट बढ़ी है। फैजुल्लाह साहब, ये देखिए, ये जिन चीज़ों की तरफ आपने इशारा किया है, ये पाकिस्तान की टोटल इकॉनमी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री है, पाकिस्तान के अंदर जो कंजम्पशन है, पाकिस्तान के अंदर जो लोकल लोग काम करने वाले हैं, देखिए इसके असरात आए हैं। अब ईद के ऊपर जो है वो आपकी तमाम मार्केट्स बंद रही हैं, आपका लॉकडाउन रहा है। तो अब मुझे ये बताइए, जिन लोगों के ताजर हजरात के जो माल उनके गोदामों में पड़े हैं, उनकी शॉप्स पे करोड़ों रुपए का, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने जो नुक्ता उठाया है, बिल्कुल सही कहा। चीज़ों को खरीदने का वो बिल्कुल ठीक है। फैजुल्लाह साहब, ये बताएं कि अगले 3 साल 2.5 सालों के अंदर टारगेट क्या है? अगले 2.5 सालों का टारगेट? देखिए, मैं हेड कर रहा हूँ स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, रेवेन्यू एंड इकोनॉमिक अफेयर्स को। तो मैं आपको अपनी जो न्यूट्रल राय है वो ये दूंगा कि इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसला करना होगा। जैसे शब्बर जैदी साहब कह रहे थे, तो बिल्कुल इसमें अब हमें कोई एम्बिगुइटी, जैसे अब कह रहे थे शौकत तरीन साहब के हरासमेंट को ख़त्म करेंगे। देखिए, हम तमाम इस मुआशरे के लोग हैं, और जो पिछले 2-2.5 साल में प्यार मोहब्बत के साथ या लोगों को कायल करके जो कोशिश की जा सकती थी पाकिस्तान का जो FBR का रेवेन्यू बढ़ाने की, तो यकीन कीजिए कि वो उस तरह से हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए। तो हमें जो है वो बिल्कुल इसके ऊपर गौर करना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी लेनी पड़ेगी, उसके बगैर नहीं। आप एग्री कर रहे हैं जिस तरह की बात। बहुत बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह साहब। मामला ये है कि क्या FBR डिलीवर करेगा या उसमें गुंडागर्दी, हिरासमेंट वाले मामला चलते रहेंगे? हुकूमत क्या कर रही है, अगले स्टेप्स क्या हो रहे हैं? ये असल मामला यह है कि बिजनेस कम्युनिटी जो है वो अब क्या समझ रही है, अब क्या होने वाला है। 2.5 साल में क्या हुआ, अब क्या होने वाला। मेरे साथ मौजूद हैं शार वोहरा साहब, प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। अस्सलाम वालेकुम वोहरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक आप सबको। ईद मुबारक आपको भी। आपने गुफ्तगू सुनी होगी शब्बर भाई की भी, आपने फैजुल्लाह साहब की भी। असल मामला ये है कि आप हैं स्टेक होल्डर। अब तरीन साहब की टीम आ गई है, इससे पहले हफीज शेख साहब की टीम थी, उन्होंने किस तरह से डील किया, अब नई वाली टीम किस तरह से डील करेगी। मैंने दोनों हजरात को इसलिए पहले बोलने का मौका दिया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया कि वो FBR के अंदर रिफॉर्म्स आते थे, शब्बर भाई, और उसके बाद अब हुकूमत क्या करना चाहती है आगे, तरीन साहब क्या कह रहे हैं, इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। असल स्टेक होल्डर आप ये हैं, टैक्स आप देते हैं, इंडस्ट्री आप चलाते हैं, पाकिस्तान की मईशत को आगे ले जाते हैं। आपको कैसा इन्वायरमेंट नजर आ रहा है? तरीन साहब की स्ट्रैटेजी कैसी लग रही है? इमरान खान साहब का फोकस कैसा लग रहा है? आप समझ रहे हैं कि हमारी डायरेक्शन ठीक है? वोहरा साहब, इमरान खान साहब का जो फोकस है टुवर्ड्स इकोनॉमी एंड टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द ओवरऑल गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, वो तो मैं समझता हूं कि ब्रिलियंट है। और एज
प्राइम मिनिस्टर उनका जो स्टांस है शुरू से, जब वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन भी कर रहे थे और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो आई थिंक उसमें कोई चेंज नहीं आया। और वो ये है कि जब गवर्नेंस में प्रोफेशनलिज्म आएगा, गवर्नेंस में फेयरनेस होगी, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें इंप्रूव होंगी। मैं और ट्रेड इंडस्ट्री, कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स ये समझता है कि खान साहब का जो स्टांस है कि इकोनॉमी कैसे बेहतर होगी, वो बड़ा सिंपल है, और वो ये कि वो चाहते हैं कि चीजों से करप्शन खत्म हो, जो हुकूमती इदारे हैं वो ऑनेस्टली जो पैकेजेस अनाउंस करते हैं वोरा साहब, गवर्नमेंट, मैं आपको यहाँ पे चल रहा हूँ। आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है कि वो अपने स्टांस पे खड़े में इमरान खान साहब, लेकिन गवर्नेंस ठीक नहीं है। जब वो ठीक होगी तो उनकी डिलीवरी नजर आ जाएगी। मैं एक न्यूज़ ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद वोरा साहब से गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? शहबाज शरीफ साहब लंदन जाएंगे या नहीं जाएंगे? अपोजिशन का एहतजाज दोबारा शुरू होगा, नहीं होगा? इमरान खान साहब कंटिन्यू करेंगे, नहीं करेंगे? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है क्या? करप्शन है, मिस गवर्नेंस है, मिस मैनेजमेंट है, बेरोज़गारी है, महंगाई है। इमरान खान साहब ने कौम को बताया चंद रोज़ पहले कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। उसके बाद FPR के अंदर रिफॉर्म्स की बात की नए वज़ीर ख़जाना ने, और इमरान खान साहब ने बताया उनको इसलिए लेकर आए कि महंगाई कम करेंगे और मईशत को चलाएंगे, ग्रोथ देंगे और रोज़गार के मौक़े बढ़ाएंगे। शौकत तरीन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये फील हुआ है कि वो बहुत एग्रेसिव पॉलिसी लेने को जा रहे हैं। एग्रेसिव पॉलिसी क्या होगी? पिछले 2.5 साल कैसे गुजरे, नए 2.5 साल कैसे गुजरे? प्रोग्राम के पहले हिस्से के अंदर शब्बर जैदी साहब ने बहुत खुलकर 2 पॉइंट कौम को समझा दिए कि अगर FBR को ठीक करना है तो 2 दिन के लिए सारी मार्केट्स बंद करें, जो भी रजिस्टर्ड नहीं है वो मार्केट नहीं खुलेगी, और सब रजिस्टर्ड हो जाएंगे, सब टैक्स नेट में आ जाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो शौकत तरीन साहब हिरासमेंट की बात कर रहे हैं FBR के हवाले से, वो हिरासमेंट नहीं है बल्कि गुंडागर्दी है। और फिर उन्होंने एक हवाला दिया कि कराची की लियाकताबाद की जो मार्केट है वो सिर्फ एक मार्केट सारे लाहौर, सारे इस्लामाबाद और रावलपिंडी से ज़्यादा टैक्स देती है। तो ये हरासमेंट है या गुंडागर्दी है? FBR को कैसे ठीक किया जाएगा? ये 2, 3, 4 बड़े पॉइंट जो सामने आए, इन पॉइंट्स के बाद बेसिकली जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो बेसिकली पाकिस्तान को चलाती है, और ख़ास तौर पर कराची की बिजनेस कम्युनिटी जो 70% वफाक को टैक्स दे रही है, 90% सिंध को टैक्स दे रही है, वो अब क्या समझती है कि पिछले 2.5 साल और आने वाले 2.5 साल उन्होंने क्या अब दिया है और अब वो क्या देंगे? तो मेरे साथ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट चेयरमैन है शारिक वोरा साहब। वोरा साहब, मैं चाहूँगा सबसे पहले तो जो 2.5 साल गुजरे और 2.5 साल आने वाले हैं, इसका फ़र्क बताएं और उम्मीदें क्या हैं? क्योंकि जो वज़ीर ख़जाना तब्दील होते हैं, नए वज़ीर ख़जाना आते हैं, वो अपना एक डंडा सामने रख देते हैं, अब ऐसे होगा, अब कैसे होगा, अब कैसे चलेगा? ताजिर बिरादरी कैसा चाहती है कि कैसे चलना चाहिए? गुज़श्ता 2.5 साल जो इस हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उसमें जिस चीज का फुकदान था वो थी स्टेबिलिटी का फुकदान था। शुरू के 1 साल में हुकूमत ने अपने जो इंटरेस्ट रेट्स थे उनको बहुत ऊंचा रखा, पूरी इकोनॉमी को उन्होंने एक ऐसे मोड में रखा जहां इकोनॉमी श्रिंक हो रही थी, और गवर्नमेंट को जब ये एहसास हुआ कि जो पॉलिसी है, जो इकोनॉमी श्रिंक होने से उनकी जो इंटरनल टैक्स रेवेन्यूज हैं उसके ऊपर भी असर पड़ रहा था, और ओवरऑल जो इकोनॉमी की ग्रोथ थी वो आपने देखा कि वो -0.40% पर पाकिस्तान की GDP आ गई। तो शुरू के 2.5 साल जो थे, हमारा ये ख्याल है कि वो उनको शायद जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस था स्टेट को चलाने का, हुकूमत को चलाने का, उन्होंने वो सीखा, और उसके बाद रिकवरी बोर्ड में आए, और फिर जब उन्होंने इंटरेस्ट रेट को कम किया, फिर उन्होंने इकोनॉमी को थोड़ा सा फ्री फ्लोट की तरफ जाने दिया, और सबसे बड़ी जो कामयाबी इस हुकूमत की पॉलिसी को अपनी पॉलिसीज के जरिए से मिली वो थी एक्सपोर्ट्स। जिस वक्त उन्होंने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज किया, फिर उन्होंने टर्फ में, फिर जो कोविड की वजह से जो उन्होंने स्टेट बैंक के थ्रू, बहुत जबरदस्त आप बता रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा अगले 2.5 साल शौकत तरीन साहब की बातों में आप हकीकत आपको नजर आ रही है कि मुस्तकबिल में FBR की हिरासमेंट, या शब्बर भाई ने जो ऐसा कहा कि वो गुंडागर्दी करने वाला इदारा है, उसको ठीक करने में कामयाब हो सकते हैं? मैं समझता हूं कि ये बड़ा चैलेंज होगा। देखें, जो FBR की गुंडागर्दी है या हरासमेंट है
वो सबको मालूम है। और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी सफर कर रही है, जो पाकिस्तान की टैक्स कल्चर में प्रॉब्लम है, जो पाकिस्तान का टैक्स नेट बढ़ नहीं रहा, उसमें फेलियर है एफबीआर का। इसमें तो देयर इज नो डिनाइंग। द पॉइंट इज कि वो कैसे ठीक होगा, तो वो हम एज स्टेट बॉडी कराची चैम्बर हुकूमत को, एफबीआर को हमेशा ये कहता है कि देखिए आपके पास कोई 50 लाख के करीब 4.5 मिलियन लोग हैं जो आपके पास बिजली के कनेक्शन हैं, आप क्यों नहीं उनको सेल्स टैक्स में जाके, इनकम टैक्स में जाके रजिस्टर कर लेते और उनको फाइलर बना लेते। देखिए एक बताएं, एक चीज मुझे बताएं, आप चूंकि हर चीज पर बड़ी माशाल्लाह गहरी नजर रखते हैं, तरीन साहब का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? तरीन साहब का सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे ख्याल में होगा, एक तो IMF के साथ हाउ ही हैंडल्स पाकिस्तान की जो फ्यूचर रीपेमेंट और पाकिस्तान का जो टैक्स स्ट्रक्चर एम्फसाइज कर रहा है IMF, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज तरीन साहब के लिए ये होगा कि वो उसको किस कामयाबी से उस नेगोशिएशन में पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन पैदा करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, तरीन साहब के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो ये होगा कि एफबीआर जो है वो नए लोगों को टैक्स नेट में कैसे लाएगी, ताकि पुराने लोग जो टैक्स नेट में हैं और अभी उनका बिल्कुल आप समझे उनको स्क्वीज कर दिया गया, उनका जूस निकाल दिया गया, उन लोगों को कैसे रिलीफ मिलेगा। जब तक एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को इंसेंटिवाइज आप नहीं करेंगे, नए लोग जो है वो एनकरेज नहीं होंगे और वो टैक्स नेट में आएंगे नहीं। मेरे ख्याल में तीसरा बड़ा जो तरीन साहब के लिए चैलेंज होगा वो 5 चीजों के, जो 5 जीरो सेक्टर हम कहते हैं एक्सपोर्ट के, इसके अलावा जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बास्केट है उसको कैसे बड़ा करना होगा, क्योंकि जो मौजूदा 5 सेक्टर्स हैं एक्सपोर्ट के, उसके जरिए से कोई खातिर खा एक्सपोर्ट टारगेट में इजाफा नहीं हो सकता, उसको फैलाना होगा। ये 3 बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शालिक वोरा साहब, बहुत कर रहे हैं आप। और तरीन साहब ने अब क्या करना है, मैं कोशिश करूंगा कि ये रेगुलर बेसिस के ऊपर जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक सूरत हाल को, उसको बार बार हाईलाइट किया जाए। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, वो कोरोना हर तरफ से हमें पीछे धकेलता है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, कोविड की स्ट्रैटेजीज पीछे धकेलती हैं। दुनिया में क्या हुआ, दुनिया की सबसे बड़ी मुल्क जो सुपर पावर है अमेरिका के अंदर, इस वक्त सूरत हाल क्या है, हमें क्या लर्न करना चाहिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ह्यूस्टन से डॉक्टर आसिम शाह, प्रोफेसर हैं, एग्जीक्यूटिव वाइस चेयर हैं, मेयर की जो कमेटी है उसको भी देखते हैं। बहुत सारे मामलों में हम उनको इंटरनेशनल चैनल्स के ऊपर देखते रहते हैं। मैं भी उनसे उनकी राय जो है वो पाकिस्तानी लोगों तक पहुंचाता रहा हूं। इस वक्त मेरे साथ स्काइप पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब। हम कोरोना के हवाले से दुनिया इस वक्त कहाँ पहुंची, अमेरिका कहाँ पहुंचा है, और आपको वहां से क्या नजर आ रहा है, पाकिस्तान इस वक्त किस जगह पर है? जी, कोरोना का अमेरिका में इस वक्त यह हाल है कि 50% लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, कम से कम 1 डोज, और कोई 37% लोग जो हैं वो दोनों डोज ले चुके हैं। तो कोरोना का सिर्फ इलाज यही है कि हम मास्क पहने और वैक्सीनेट हो। जो ये लॉकडाउन हो रहा है, जैसे अगर आप कनाडा में देखते हैं कि मुस्तकिल लॉकडाउन है लेकिन वैक्सीनेशन नहीं है, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, क्योंकि हमारा पॉजिटिविटी रेट 10% से ऊपर चला गया था, और जब भी पॉजिटिविटी रेट 10% से ऊपर चला जाता है तो फिर थोड़ा बहुत लॉकडाउन जरूरी होता है, जो पाकिस्तान में किया गया। और कल से मेरा ख्याल है आपके आज से थोड़ा वो खुल गया है। तो इलाज तो इसका सिर्फ वैक्सीनेशन है, और जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगी, लोग मास्किंग नहीं करेंगे, ये सही जा नहीं सकता। लॉकडाउन इज ओके, लेकिन जब तक वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं होगी, फाइनल यानी कि जो है वो वैक्सीनेशन के बगैर दुनिया से बाहर नहीं आएगी। अच्छा, 33% आपने कहा कि अमेरिका के अंदर अमेरिकियों ने दोनों डोज ले लिए हैं, इससे असर क्या पड़ा है? लोग अब मास्क नहीं लगा रहे हैं, मार्केट्स खुल गई हैं, बिजनेसेस चल रहे हैं, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, होटलिंग हो रही है, शॉपिंग मॉल्स के अंदर जा आ रहे हैं, कोई पाबंदी, मतलब मैं फर्क जानना चाह रहा हूं कि वैक्सीनेट होने के बाद सोसाइटी में क्या फर्क पड़ा? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे मैं ह्यूस्टन में हूँ, मैं टेक्सास में हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि इतने लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, CDC ने गाइडलाइन चेंज कर दी है कि पहले तो उन्होंने ये कहा था कि आप इंडोर गैदरिंग्स कर सकते हैं बगैर मास्क के। जैसे परसों से यहाँ पे ये है कि इफ़ यू आर वैक्सीनेटेड यू कैन हैव एनी इंडोर गैदरिंग विदाउट अ मास्क। शादियाँ हो रही हैं, बड़ी बड़ी शादियाँ हो रही हैं, 500,000 लोगों की। इवन ईद पे हमारे घर ही 300 लोग थे, पता। तो सारी चीज़ें नॉर्मल की तरफ आ रही हैं। रेस्टोरेंट की कैपेसिटी 100% है। लोग
जगह जगह जा रहे हैं, तमाम चीज़ें नॉर्मल की तरह हो रही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि पब्लिक प्लेसेस में लोग मास्क पहनना प्रेफर करते हैं। अगर आप शॉपिंग के लिए जाएं, मॉल में जाएं, तो वह मास्क पहनते हैं, इसलिए कि आपको पता नहीं है कि दूसरे का वैक्सीन स्टेटस क्या है। पॉलिसी नहीं है, लेकिन लोग खुद पहनते हैं। बिल्कुल, लेकिन काफ़ी चीज़ें नॉर्मलसी की तरफ आ गई हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि मास्किंग से लोगों को फ़ायदा हुआ है, और वैक्सीनेट जब इतने लोग हो जाते हैं तो अब हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाने लगते हैं और नॉर्मलसी आ सकती है, और हर आदमी चाह रहा है कि वापस नॉर्मल की तरफ आए। अच्छा, अब आप पाकिस्तान को जो देख रहे हैं इस वक्त, जो पाकिस्तान में लॉकडाउन है, यहाँ पे वैक्सीनेशन भी हो रही है, सेंटर्स बने हुए हैं, लोग अपने आप को मोबाइल के ऊपर रजिस्टर करवाते हैं, वहाँ जाते हैं, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज सिस्टम भी है, मिसहैप्स भी हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल जिस तरह की गवर्नेंस मैनेजमेंट का पाकिस्तान का सिस्टम है, तो अब लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब डर रहे हैं। किसी को दिल का मसला है, किसी के साथ कोई किडनी का मामला है, कोई शुगर में है, कोई हार्ट पेशेंट है, किसी के साथ कोई और मर्ज है। वो सोचते हैं कि अगर मैंने वैक्सीन लगवा ली और उसका रिएक्शन हुआ तो कौन संभालेगा। बिल्कुल, और इन्हीं लोगों को वैक्सीन सबसे पहले लगवाने चाहिए, इसलिए कि अगर खुदा न खास्ता इनको कोविड हो गया तो कौन संभालेगा। तो सबसे पहले वैक्सीन इन्हीं लोगों के लिए ज़रूरी है जो कि हाई रिस्क हम कहते हैं। और यहाँ पे भी यही हेजिटेंसी है, वैक्सीन की हेजिटेंसी तो हर जगह है, क्योंकि आपको पता है कि ये काफ़ी नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी हुआ है वैक्सीन के खिलाफ। तो ये मीडिया का और लोगों का और हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वैक्सीन के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाएं, जल्द से जल्द वैक्सीन लगाएं, ताकि हम सब नॉर्मलसी की तरफ आ सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बताइए, आपने कहा कि ये जो जिन लोग जो बीमार हैं उनको सबसे पहले लगाना चाहिए, जो बुजुर्ग हैं उनको सबसे पहले लगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कई चीज़ें चलती रही, जैसे भी आपने कहा कि हो सकता है कि वो चीज़ें गलत हो और गवर्नमेंट को न्यूट्रल करना चाहिए। ये जो वैक्सीन इस वक्त अवेलेबल हैं, इसमें कौन कौन सी वैक्सीन के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है? इसमें देखिए, जो वैक्सीन अवेलेबल हैं, इसमें एक वैक्सीन के बारे में कुछ सही इन्फॉर्मेशन ज़रूर है, वो है एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, कि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कई मुल्कों ने उसको बैन भी किया है, अमेरिका में वो अवेलेबल भी नहीं है। इसके अलावा फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत मिनिमल हैं। पाकिस्तान में चाइनीज़ वैक्सीन है 3 तरह की, वो तीनों के एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट इतने हमको नज़र नहीं आ रहे हैं फ़िलहाल। रशियन वैक्सीन है, वो भी फ़िलहाल ठीक है। फ़िलहाल ठीक से मुराद ये है कि अगर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग वैक्सीन लेते हैं और 1 या 2 या 3 लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम एक खातिर नहीं समझते। अच्छा। अब मॉडर्ना या फाइजर 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने ली है, और अगर 1 या 2 या 3 4 लोगों को प्रॉब्लम है तो दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। लेकिन एस्ट्राजेनेका में थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा देखने में आई हैं कंपेयर टू अदर वैक्सीन। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बताएं, हर चीज़ के अंदर अमेरिका लीड लेता है और फिर दुनिया फॉलो करती है अमेरिका को। इस वक्त का जो आप इन्वायरमेंट बता रहे हैं कि शादियां हो रही हैं, इंडोर एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, रेस्टोरेंट 100% भरे हुए हैं, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, 33% को लोगों को जो है डबल डोज हो चुके हैं, 60% लोगों को सिंगल डोज हो चुके हैं। आपको दुनिया नॉर्मलाइज होते हुए कितने अरसे में लग रही है कि वैसे ही कोविड से पहले वाले इन्वायरमेंट वाली दुनिया, आपको कितना अर्सा आपके ख्याल में है कि ऐसा होगा कि दुनिया वैसी ही हो जाएगी? 1 साल, 2 साल, 3 साल, या हम बहुत सारे दुनिया के ममालिक जो हैं वो कोविड के अंदर ही ज़िंदगी गुजारते रहेंगे? इसमें मसला ये है कि क्योंकि पूरी दुनिया में तमाम मुल्कों में वैक्सीनेशन का रेट काफ़ी डिफरेंट है। अमेरिका तो ऑलमोस्ट नॉर्मल हो रहा है, अगस्त तक बिल्कुल नॉर्मल हो जाना चाहिए। यूरोप की कुछ कंट्रीज़ भी सितंबर अक्टूबर तक बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये थोड़े पीछे है। इंडिया, पाकिस्तान इसके साथ साथ आएंगे, तो साल के एंड तक 70% दुनिया नॉर्मल होने की तरफ उम्मीद है। इस साल के एंड तक 70% दुनिया नॉर्मलाइज हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत खुशखबरी दी आपने कि 70% दुनिया नॉर्मलाइज हो जाएगी इस साल के आखिर तक, तो इंशाल्लाह अगले साल तक पूरी दुनिया नॉर्मलाइज हो सकती है। डॉक्टर आसिम के पास बेहतरीन डेटा होता है और इत्मीनान बख्श सूरत हाल नज़र आ रही है कोविड के हवाले से। इंशाल्लाह अल्लाह करे इसी तरह से हो। मैं प्रोग्राम यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।